Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the business, economic and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। At the stock market, Sensex shoots up 1,128 points. Nifty spurts 338 points. But the rupee tanks 87 paise against the dollar. Global stock markets post solid gains on global vaccination program and hopes of economic recovery in Europe. And Brent crude futures shed 15 cents to trade $64.83 a barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स 1,128 अंक उछला, निफ्टी 338 अंक ऊपर आया, लेकिन $1 की तुलना में रुपया हुआ 87 पैसे कमजोर। यूरोप में आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद और दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रम से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से दुनिया भर के शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 15 सेंट घटकर $64.83 प्रति बैरल पर आई। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 2.3% बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स एक बार फिर 50,000 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 1,128 अंक यानी 2.3% की बढ़त लेकर 50,137 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 338 अंक यानी 2.3% की ही बढ़त लेकर 14,845 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.3% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange shot up 1,128 points or 2.3% to close at 50,137 today. The Nifty at the National Stock Exchange spurted 338 points or 2.3% to 14,845. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index advanced 1% and the Small Cap Index climbed 1.3%. In the sectoral indices, all of them ended higher on the BSE. So the IT index shot up 3.5%, the tech index spurted 3.1%, the metal index jumped 2.5%, the healthcare index advanced 2.4%, the FMCG index added 2.2%, the consumer durables index climbed 2.1%, the finance sector rose 1.8%, the Bankex gained 1.5%, the oil and gas index added 1.2%, the capital goods advanced 1%, the power and the auto index moved up 0.9%, and the telecom index gained 0.5%, and the realty index ended flat. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 87 पैसे कमजोर हुआ। बड़ी गिरावट देखने को मिली आज रुपए में और यह $73.38 के स्तर पर रहा। शेयर बाजार पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे देश के जाने वाले शेयर बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल को। राजीव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम राजीव। थैंक्स। राजीव, बाजार में पिछले 2 सत्रों से हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और आज भी 2.3% की बढ़त। क्या मुख्य कारण रहा आज बढ़त के पीछे? मनोज जी, देखिए, अब उससे पहले आपने जैसा भी कहा कि फ्राइडे से उससे पहले हमने एक फेज ऑफ करेक्शन देखा जो निफ्टी ने अपने हाई से 7% तक नीचे करेक्ट करा था। वो मार्च की सीरीज खत्म होने के बाद एक तो कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुई है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो डेवलपमेंट हुई है, दो लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अनाउंस करा कि उनके क्लाइंट ने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद जो फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली यूएस की मार्केट जहां पे ये
किस्सा हुआ है वो आज घटी नहीं। तो उसके चलते लगता है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा है कि ये जो डर था या ऐसा कुछ के कंटेजन इफेक्ट हो जाएगा, उसके चलते वो नहीं हुआ। तो कुछ तो हद तक शॉर्ट कवरिंग थी। दूसरा ये इनिशियल डेज है, अब अर्निंग्स आने वाली है, तो अगर आप देखेंगे आईटी क्षेत्र के स्टॉक जो है वो प्रमुख कारण थे आज बाजार के बढ़ने का इंडेक्स लेवल पे। तो उम्मीद है कि वो जो अभी अगले कुछ दिनों में आने शुरू होंगे तो उम्मीद से बेहतर होंगे। तो वो कुछ ऐसे दोनों कारण मिक्स रहे जिसकी वजह से आज इंडेक्स लेवल पे और ब्रॉडर मार्केट भी बढ़ी। So Rajiv, you mentioned the positives that prompted the market to move up, but there were many concerns also still that are there for the markets, like the surge in COVID-19 cases, particularly in economically crucial Maharashtra. And then you also have the appreciation in the US 10-year bond yield, which is going above 1.7%. And then the dollar index is moving up to 92.8 or so levels. So going forward, how do you see the markets reacting to these concerns that I just mentioned? See, while it's fact that COVID numbers are moving up and that's the cause of concern, but it's very unlikely that we are going to see a situation which we saw last year in terms of a lockdown, one. And secondly, because see now vaccination have started, so there is a hope that over a period of next few weeks, these numbers are going to come down. So I think market probably is factoring in the fact that while Maharashtra might have to face some more, I mean most cities would face lockdown, complete lockdown, but it's not likely that we're going to see the whole state or some other state going in for a complete lockdown. Coming to your second point about the US bond yield, which of course is the main reason why even the currency markets have started to see some kind of wobble. But see, the question is why the yields are rising. The yields are rising because there is an underlying hope that the economic recovery once in the post-lockdown period is going to be stronger, which means the demand for money is going to increase. There is a possibility of inflation coming back in developed market, and for them that's a positive sign. So the bond yield are not rising. I mean, on a standalone basis, if you look at it, they might appear to be a negative because there is an inverse relationship between the bond prices and equity prices. But why they are rising is need to be looked into, and at this point of time, it appears that it's an indication of more of a recovery than anything else. This pretty much happened between 2003 and 2006. The bond yield also moved up. The global equity markets also moved up because across the globe we saw a healthy growth, economic growth, including African countries. So there is a possibility that we might see some kind of a repeat, at least there is a hope that we might see some kind of a repeat of that phenomena where you have high bond yield, and because of economic growth, the corporate profits will do well and the markets also do well. So I don't think so that in short term, yes, of course, as Manoj just mentioned about the weakness in rupee, I think that is something which probably needs in short term might create pressure. But again, the liquidity is so high at this point of time that even some bit of money going back from emerging market back to the home country is not going to make a much of a difference to emerging market as an asset class. राजीव, यदि हम आपका ध्यान क्षेत्र विशेष पर आकृष्ट करना चाहेंगे तो हमारी जो पिछली चर्चा हुई थी उसमें भी आपने कुछ चुनिंदा सेक्टर के बारे में कहा था कि ये अच्छा कर सकते हैं, और आज खास तौर से आईटी ने जिस रूप में प्रदर्शन किया, आईटी और टेक इंडेक्स दोनों कह लें कि अच्छी खासी 3% से ऊपर की बढ़त हम देख रहे हैं। ये यानी दीर्घकाल के लिए हम मान के चलें कि जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये दोनों सेक्टर आने वाले दिनों में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। मनोज जी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब फार्मा से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि आईटी की है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो उनका यूटिलाइजेशन रेट है, जो उनके पास जो प्रोजेक्ट हैं, जो उनकी जो लार्ज कंपनीज के पास प्रोजेक्ट है, इवन जो मझोले साइज की कंपनीज है, उनके पास प्रोजेक्ट्स की काम की कोई कमी नहीं है, और जिसकी वजह से ना अब है और ना उनका जिनकी जो गाइडेंस आ रही है पिछले एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर से, वो ये है कि अगले 2-3 साल वो ऐसा टाइम देखते हैं कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आएगी। और अगर स्लाइट सी वीकनेस रुपी में भी आ गई तो थोड़ा बहुत जो है वो एक फर्दर पुश मिल जाता है, जिसकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पुश मिलेगा।
लेकिन वॉल्यूम वाइज आई थिंक आईटी कंपनी विल हैव अ वेरी गुड टाइम ओवर नेक्स्ट 2-3 बिकॉज हर कंपनी जिसको कुछ डिजिटाइजेशन से नहीं था, नेट पे मूव करने की कोई जल्दी नहीं थी, वो सब अपने सिस्टम्स, बैकअप, आईटी स्पेंडिंग इनफैक्ट इंडिया में पिछले साल से कम 40 से 45% ऊपर है फ्रॉम नॉन कंपनी जिनको कभी आईटी की आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी के आईटी क्षेत्र के जो स्टॉक है वो बेटर करें, पर इसमें भी निवेशकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि तेजी के टाइम पे जो है कई कंपनियां कुछ थोड़ा ज्यादा ही रोजी अनाउंसमेंट करना शुरू कर देती हैं, तो वो थोड़ा सा एक टाइम आएगा, अभी तो नहीं लगता, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉट सो गुड कंपनी एंड नॉट सो गुड कंपनी। राजीव, यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे खासतौर से टेलीकॉम सेक्टर की ओर। जिस तरह से कह लें कि नई परिस्थितियां बनी हैं उसमें आईटी और टेक कंपनियों का कह लें कि कारोबार बदला है, इसी तरह टेलीकॉम का भी हम समझ सकते हैं कि नई स्थितियां बनी है, लेकिन टेलीकॉम में वह तेजी हम नहीं देख रहे। खासतौर से देखिए टेलीकॉम यूजर के लिए तो बहुत अच्छा रहा है, इन्वेस्टर के लिए पिछले काफी सालों से अच्छा नहीं, बिकॉज उसमें आज भी प्राइस वॉर है, अभी भी प्राइस वॉर चल रही है। अब आप तो जो एक इन्वेस्टमेंट फेज है वो खत्म हो चुका है, अभी फिर 5G का आएगा, उसका एक इन्वेस्टमेंट फेज आएगा, फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाए, तो बिकॉज प्राइसिंग जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है उस सेक्टर में, तो कंपनीज को उतना जितना एक जमाने में मार्जिन होते थे या आप कह लीजिए ARPU जिसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो होता था, वो उतनी जल्दी से बढ़ नहीं पाता है। तो डिस्पाइट ग्रोथ इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इज वॉल्यूम, विच इज द डेटा ट्रैफिक, पर उसकी प्राइसिंग पावर अब उनके पास अभी है नहीं। हाँ, अगर शायद आने वाले समय में अगर जो तीनों मेन कंपनीज है वो डिसाइड कर लें क्या प्राइसेस मूव करने हैं, तो शायद थोड़ी सी प्राइसिंग पावर आ सकते हैं, बट आई थिंक उसमें भी रेगुलेटर की नजर रहेगी, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है टिल द टाइम ये प्राइसिंग का जो इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं होता। Rajiv, do you think a sharp decline in FII selling coupled with large buying by the DIIs can support the market and even take it higher? Well, I mean, sharp, I think the market has been largely moving up despite the fact that there have been times where FI have been net sellers. See, because also we have to understand, FI is a generic word. What kind of FIs are moving in money and what kind of FIs are moving out money? It's my opinion, and I reserve the right to be wrong. I think post-budget, very long-only funds have started to come into India because of the fact that there have been a certain fundamental change in our policy direction, which is positive for the economy as a whole. So even if some of these small hedge funds or currency-based funds, which essentially try to make money out of currency fluctuations, are taking their money out, there are some long-term funds which are coming into markets at this point of time from FI. Okay. As far as DI is concerned, the flows from the domestic market continue to support them. I mean, there are some here and there, some decline, but largely equity as an asset class has now finally catched up with Indians. Okay, राजीव, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम दोनों आपको, राजेश जी की ओर से और हिंदी वालों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। श्रोताओं, अभी हमारे साथ थे फोन लाइन पर चर्चा के लिए शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर तेजी आज दिखी है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.2% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% ऊपर आ गया। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% फायदे में रहा। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो जापान में आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खुदरा बिक्री में 1.5% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी और प्रमुख सूचकांक अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.6% बढ़त में थे। जर्मनी का डेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में अपने नए उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। On Wall Street, key indices ended mixed yesterday with the S&P 500 closing nearly flat.
Banking shares fell amid warnings of potential losses from a hedge fund's default on margin calls, while optimism over the economy limited the day's decline. President Joe Biden's announcement that 90% of adults will be eligible for the COVID-19 vaccine next month helped U.S. stocks recover. Shares of aircraft maker Boeing rose after the company reached a deal with U.S. budget carrier Southwest Airlines for a variant of the 737 MAX aircraft. So the Dow Jones Industrial Average rose 98 points or 0.3% to close at 33,171, but the S&P 500 lost 3 points to end at 3,971, and the Nasdaq Composite dropped 79 points to 13,060. Joining us now to throw lights on various stories is the financial expert Yamini Agarwal. Yamini, we welcome you to Market Mantra. Thank you. Yamini, today what happened in the US, do you think India will be unscathed from the hedge fund blow-up that happened over there? And for the benefit of our listeners, could you throw some light on this hedge fund blow-up that we are referring to? Well, the collapse of the hedge fund has been primarily because they were unable to meet certain margin requirements that were required on certain swap calls that were there. And it has been found that the lending agencies like Nomura and Credit Suisse has actually found that, because of the exposure in the equity derivatives, they would be suffering losses in this hedge fund. And primarily there have been a lot of off-balance sheet, off-exchange transactions which have been affecting this hedge fund's overall performance. As a result of the collapse, the global banks are likely to suffer about $6 billion loss, which is likely to happen globally. And that is likely to affect the markets because of the selling of the banking stocks. यामिनी, यदि हम कह लें कि पूरे वैश्विक बाजारों को देखें तो वैश्विक बाजारों ने खासतौर से एशियन बाजार में भी और यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि प्रमुख सूचकांक में लगातार बढ़त है। यानी जो वहां पर कह लें कि अमेरिका में कल हमने गिरावट देखी शेयर बाजार में। आज निवेशकों ने इस डिफॉल्ट का जो कॉल मार्जिन को लेके यानी हुआ है उसे दरकिनार करते हुए निवेश किया है। हम क्या माने इसे कोविड कार्यक्रम टीकाकरण की जो है दर है उसकी सफलता को लेकर आशान्वित हैं निवेशक या कोई कारक रहा? There is an optimism देखा जा रहा है कोविड के कारण, और जो कोविड के जो मास वैक्सीनेशन हो रही है उसके कारण देखा जा रहा है कि जो रोल आउट है वो बहुत ही सक्सेसफुली और प्रोग्रेसिवली जा रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरीज हैं खास तौर पे इंडिया में भी अगर देखें तो PMI इंडेक्स है आपका, पेट्रोल और डीजल की डिमांड है, आपके ऑटोमोबाइल्स की सेल्स हैं, ये सब एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिखा रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ भी दिखा रहे हैं और खास तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो फिस्कल स्टिमुलस दिया जा रहा है, चाहे वो US में दिया जाए चाहे वो इंडिया में दिया जा रहा है, वो जो फिस्कल स्टिमुलस है उसका भी इफेक्ट नजर आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेस भी साथ के साथ अकोमोडेटिव हैं, तो ओवरऑल स्टैंस इकोनॉमिक रिकवरीज को लेकर के बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग है, जिसके तहत इन्वेस्टर्स भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। Yamini, I would like to draw your attention to the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021, and it talks about the COVID-19 resilient economies. And in case of India, it says, despite a robust reduction in new COVID-19 cases and the start of vaccine rollout, India's 2021 economic output is expected to remain below the 2019 level. What's your comment on it? Well, we did see that because of the COVID-19, the economy had come to a standstill and there were no operations. And as a result, the growth which we do observe has a base effect. To reach out to the pre-COVID levels, we have seen a growth that is promising enough in the future, where there is an expectation of a growth of about 11.5% in the next year.
But to say that we'll, immediately recover at a very fast pace, it may be difficult because the mass vaccination program is a slow and a gradual process, and automatically the entire recovery will also take a slow and a gradual process. As in, when the economic recoveries begin, which have already started, with the indicators of a positive GDP being indicated despite the base effect, is a good indication for an overall growth. So there's a learning from this report which cites China's swift and effective response to COVID-19, about the strong recovery in industrial production, infrastructure and housing investment. Do you think that the fiscal and monetary support should be sustained as premature tightening could increase long-term scars? Well, yes, the accommodative stance which needs to be maintained in the monetary policy, as well as the fiscal stimulus which has been given in the budget, as well as during the COVID time through Atmanirbhar Abhiyan 1, 2 and 3, which was about 13% of the GDP, plus the infrastructure investment in the health infrastructure, also, roads, ports, and the other infrastructure which is being developed, is a productive investment into the economy, and that will lead to a higher trajectory of growth given the circumstances which are likely to continue as a long-term vision for the economy. यामिनी जी, हम आज की गतिविधि पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खासतौर से रुपए को ध्यान में रखते हुए। रुपए में आज बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, 87 पैसा ये कमजोर हुआ है, 73 रुपए 38 पैसे के स्तर पर आ गया $1 की तुलना में। क्या प्रमुख कारण रहे? जी, यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से हम रुपए में फॉल देख रहे हैं। तो रुपए में कोई खास तौर पे कोई एफआईआई आउटफ्लो की वजह से नहीं है, पर मेजर कारण स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर रहा है। देखा जा रहा है कि जो ओवरऑल फ्लोज हैं वो पॉजिटिव ही रह रहे हैं, और निवेशकों का जो भरोसा है वो इंडियन इकोनॉमी में और इसकी ग्रोथ पे पॉजिटिव ही है। Okay, we also have this comment from the central bank governor, Shaktikanta Das, who he says that he does not see any immediate threat to economic activity, whereas the economists feel that there's going to be a bumpy road ahead, given that Maharashtra, which contributes 14.5% to the country's overall GDP, is among the worst hit and accounts for the majority of cases. Which side of the view are you more in favor of? Well, the resurgence needs people to be more cautious with respect to COVID-19, and because the medicine has come, relaxing attitude cannot be taken. So, as the Prime Minister says, "Dawai bhi aur kadhai bhi," so they will have to actually have to ensure that with the COVID norms that are there in place and the precautions that are needed, the economic recovery takes place in a slow and a gradual process. And the vaccination program itself would help the economy come back to its pre-COVID levels that it was sustaining. यामिनी जी, हम एक बार फिर से आपका ध्यान वैश्विक बाजारों पर ले चलना चाहेंगे, खासतौर से यूरोप पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। वहां पर भी अच्छी खासी लिवाली देखने को मिल रही है, और डैक्स यानी जर्मनी का कह लें जो प्रमुख सूचकांक है शेयर बाजार का, वह अपने उच्चतम स्तर पर आज पहुंच गया। तो यूरोप से क्या खबरें आ रही हैं? जो अर्थव्यवस्था है उसके बहाली के, जो आर्थिक विकास है उसके तेज दर पर पहुंचने की क्या क्या संकेत दिख रहे हैं आपको? कि देखिए, ओवरऑल मार्केट इकोनॉमीज एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, क्योंकि जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट किया जा रहा है, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो इंडिया में हो, उससे एक पॉजिटिव असर नजर आ रहा है। कोविड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ओवरऑल ऑप्टिमिज्म है सभी मार्केट्स के अंदर। Okay, Yamini, we request you to stay with us as we tell you that the global crude oil prices fell today as the Suez Canal opened up after days closed by a grounded super carrier. The focus has now turned to an OPEC Plus meeting this week, where the extension of supply curbs may be on the table amid new coronavirus pandemic lockdowns. So Brent crude slipped 15 cents to trade at $64.83 a barrel.
U.S. crude futures shed 12 cents to $61.44 a barrel. Meanwhile, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, and allies, including Russia and Vienna, in its meeting will discuss whether to keep in place curbs on output that have kept millions of barrels a day off the market to support prices. Yamini, will higher fuel prices not keep upward pressure on retail inflation and keep the RBI from offering further rate cuts? Well, yes, because inflation remains to be a concern, especially because of the oil prices. But the accommodative stance, which maintains a good liquidity in the market, will continue to remain there. There may not be further cuts, but whatever levels that are being maintained right now are low levels, and they will be maintained in the future. So what is a good price that India would be happy with when it comes to oil? 60 to 65 US dollars remains to be a one which has been an absorbing price overall. But again, a lower price levels are always good for the economy. So when it touches about 50 to 55 or lower than that, then it becomes a positive sign for the economy. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के रुख पर सोने का मूल्य 138 रुपए घटकर 44,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 320 रुपए फिसलकर 63,212 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा घटा है। आज इसका कारोबार $1,698 प्रति औंस के स्तर के आसपास रहा, जबकि चांदी अपने पूर्व स्तर $24.49 प्रति औंस पर टिकी रही। यानी जी, सोने चांदी के भाव हमने पिछले कुछ यदि सत्रों में कह लें कि ऊपर जाते दिखे थे, उसके बाद से अब ये लगातार कम होता जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी चमक किस दिशा में जाती नजर आ रही है आपको? कि देखिए, जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होता जाएगा और मास रोल आउट होता जाएगा, हम इनकी प्राइसेस में कमी देखेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स भी एक अच्छा एवेन्यू क्रिएट हुए हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी और लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। बाकी के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे भी लोग जो है देखना शुरू कर देंगे, जैसे रियल एस्टेट है या और कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। तो देखा जाएगा कि सोने का भाव थोड़ा कम होता जाएगा, पर क्योंकि सोना एक बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड करता है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन अदर देन सिर्फ इन्वेस्टमेंट व्हीकल की जगह, तो कंजम्पशन कंटिन्यू रोबस्ट रहेगी और सोने का भाव स्टेबल कर जाएगा कुछ टाइम बाद। Okay, Tata Power has bagged an order to develop 60 megawatt solar power project for Gujarat Urja Vikas Nigam in the state of Gujarat. The energy will be supplied to Gujarat Urja Vikas Nigam under a power purchase agreement valid for a period of 25 years from scheduled commercial operation date. Yamini, thank you so much for being with us. Thank you. And before we close, the headlines once again. At the stock market, Sensex shoots up 1,128 points, Nifty spurts 338 points, but the rupee tanks 87 paise against the dollar. Global stock markets post solid gains on global vaccination program and hopes of economic recovery in Europe. And Brent crude futures shed 15 cents to trade $64.83 a barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.